दोस्तों रशिया में सिर्फ अभी आईटी नहीं, बहुत सारे फील्ड्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और हर कोई जो है अप्लाई कर सकता है, चाहे वो रशियन लैंग्वेज जानता हो या फिर नहीं जानता हो। और साथ ही इंडी वर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन शुरू हो चुका है। तो अगर आपको रशिया में जॉब करना है या फिर वहां के यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में, तो मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही अगर आप मेरे म्यूजिक चैनल में इन्वेस्टर और पार्टनर बनना चाहते हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन एंटरटेनमेंट। तो आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी ये देखेंगे कि यूके कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के बीच एक रीजन स्थापित करना चाहता है और यूके को एक नेक्स्ट सिलिकॉन वैली बनाना चाहता है। मगर अब यूके पर यह मुसीबत आ गई है कि इनके पास टैलेंटेड और स्किल्ड लोगों की कमी है और अब यूके को टैलेंटेड और स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है ताकि ये एक टेक पावर बन सके। और अब यूके को इसके लिए इंडिया की मदद की जरूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया ये जानती है कि इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत के पास इसकी पूरी क्षमता है और भारत में टैलेंटेड और स्किल्ड लोगों की कमी नहीं है और भारत इंजीनियरिंग का ग्लोबल टैलेंटेड हब है। और अब यूके को ये रियलाइज हो रहा है कि इनकी हालत खराब होने वाली है और ये चाहता है कि भारत इसकी हेल्प करे और हाथ आगे बढ़ाए। मगर अब भारत को ये समझने की जरूरत है कि अगर हमने अपनी कंट्री से टैलेंट को बाहर जाने दिया तो इससे भारत पावरफुल नहीं हो पाएगी और दूसरी कंट्रीज हमेशा भारत के टैलेंट का फायदा उठाता आया है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि इंडियन एम्बेसी को अप्रोप्रिएट तरीके से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड नहीं कर सकती, ये चाहते हैं कि इंडिया इनकी हेल्प करे। मुझे लगता है कि ब्रेक्सिट और ब्रिटिश एम्पायर को ये समझने की जरूरत है कि अब ये भारत पुराना भारत नहीं रहा और अब वक्त बदल चुका है। अब इंडिया अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में फोकस कर रहा है और यूके चाहता है कि भारत ऐसी कंट्री की हेल्प करे जिसने कई सारे मुस्लिम इमिग्रेंट्स को पनाह दे रखी है और स्पेशली जहां काफी सारे पाकिस्तानी भरे पड़े हैं, जो कि किसी भी इंडियन एजुकेटेड पर्सन के लिए सेटल होने के लिए एक खतरा बन सकते हैं। यूके ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि भारत एक ऐसे जगह पर अपने टैलेंटेड लोगों को भेजेगा जहाँ वो अनसेफ है। मतलब ब्रिटिश चाहता है कि इंडिया अपने टैलेंटेड IT लेबर्स को लंदन में शिफ्ट करे ताकि वो उस ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर को सिलिकॉन वैली बनने में मदद कर सके, जो हमेशा अपने इंटरेस्ट के लिए भारत का यूज करता आया है। वैसे इंडिया यूके की मदद करेगा या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, मगर यूके को पहले खालिस्तानी और पाकिस्तानी इसको रिमूव करने की काफी ज्यादा जरूरत है। और सिर्फ यूके ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जल्द ही भारत को एक ग्रेट फिनोमेना बनते हुए देखेगी। तो चलिए हम सभी ये वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। ये ईस्ट वेस्ट रेलवे है। इंग्लैंड की सिटीज ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को जोड़ने के लिए 5 बिलियन पाउंड का प्रोजेक्ट है। And Cambridge. There are उम्मीद है कि एक बार कनेक्ट होने के बाद ये रीजन सिलिकॉन वैली की तरह यूके के लिए एक टेक सुपर क्लस्टर बन सकता है। Valley. मैं आपसे यूके को दुनिया की अगली सिलिकॉन वैली बनाने में मदद करने के लिए कहना चाहता हूँ। The British government. ब्रिटिश गवर्नमेंट 2030 तक यूके को एक साइंस और टेक्नोलॉजी का सुपर पावर बनाना चाहती है और ये 7 साल के अंदर होने वाला है। So in a इसीलिए पोस्ट ब्रेक्सिट वर्ल्ड में यूके को उस गोल को पाने के लिए थोड़े हेल्प की जरूरत हो सकती है और वो हेल्प भारत से 5000 मील दूर से आने की संभावना है। in India. Today, India has over आज भारत में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। ये दुनिया का 3rd सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। हमें इंटरनेशनल कंपटीशन की ओर बढ़ने की जरूरत है। international competition. एक ही सेक्टर में यूएस का दबदबा हमेशा के लिए नहीं रह सकता है। Well, इसीलिए इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि ये कैसे टूटेगा और इसे कौन तोड़ेगा। how is it going to break? Who will break it? The Oxford. ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज आर्क इंग्लैंड में इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट एरिया है, जो कि लंदन में नॉर्थ वेस्ट में सिर्फ 50 मील की दूरी पर स्थित है। वहाँ 9 ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज हैं। दोनों सिटीज के बीच साइंस सेंटर्स और टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं। ये आर्क यूरोप में सबसे बड़ा स्पेस क्लस्टर और 400 से ज्यादा बायोटेक कंपनीज को होस्ट करता है। Tech companies. The region. इस रीजन में यूके में पेटेंट एप्लीकेशन के रेट सबसे ज्यादा हैं और यहीं पर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को डेवलप किया गया था। एलिस्टर लोमैक्स आर्क यूनिवर्सिटी ग्रुप के डायरेक्टर हैं। ये ग्रुप के एक ट्रिपल हेलिक अप्रोच को एडवोकेट करते हैं, जो कि क्लस्टर से रिसर्च को बढ़ावा देने और कमर्शियलाइज करने के लिए गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और अकेडमीज के बीच पार्टनरशिप करती है। From the cluster. Well, I think the मुझे लगता है कि ये प्राइवेट सेक्टर लंबे समय से सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं उन मेजर अपॉर्चुनिटीज में जो कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से निकलते हैं। उसे ऐसा करने का मौका नहीं मिला है कि वो एक ऐसे सिस्टम में इन्वेस्ट करे जो कि पूरे एरिया में फैला हो। that straddles an entire region. So what's the UK? इस एरिया में यूके की गवर्नमेंट का क्या इन्वॉल्वमेंट है, वो कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं। यूके की गवर्नमेंट ईस्ट वेस्ट रेलवे में नई नेशनल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी काम कर रहा है, Structure in east-west rail जो कि आर्क के दोनों सिरों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगी। between the two ends of the arc. If the support is not consistent, अगर यूके की गवर्नमेंट से सपोर्ट कंसिस्टेंट नहीं है तो ये यहाँ ही चीजों को कम नहीं करेगा
बल्कि दुनिया में दूसरे पार्ट्स में भी जाएगा। यूके को अगली सिलिकॉन वैली बनाने के अपने डिजायर को रिनाउंस करने के तुरंत बाद ब्रिटिश के फाइनेंस मिनिस्टर जेरेमी हंट ने बेंगलुरु विजिट किया, जिसे भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं। As India's Silicon Valley. There he वहाँ उन्होंने टेक सीईओ और फाउंडर से मुलाकात की और ये पता लगाया कि कैसे भारत के साथ यूके के लिंक्स अपने गोल्स को पाने में मदद कर सकते हैं। टेक सुपर पावर बनने के लिए यूके को मेनली 2 चीजों की जरूरत है, हाईली स्किल्ड टैलेंट और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की। और जब टैलेंट की बात आती है तो भारत पीछे नहीं है। इस कंट्री के 2023 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाली कंट्री के रूप में चाइना से आगे निकल जाने की उम्मीद है। in 2023 हर महीने लगभग 10 लाख युवा इंडियन वर्कफोर्स में एंटर करते हैं। course each month. 60 इंडिया का 1.4 बिलियन पॉपुलेशन का 65% 35 साल से कम उम्र का है। युवाओं पर उन पोटेंशियल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स को रिफ्लेक्ट करे जो कि ये यूथ वर्कफोर्स ऑफर कर सकता है। economic benefits that this young 2022 में ट्रेड रिलेशनशिप के साथ इंडिया यूके का 12th सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, जो कि 34 बिलियन पाउंड्स का था। With a trade relationship worth 30 दोनों साइड्स यूके में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वीजा कोटा जैसे इश्यूज पर डिसएग्रीमेंट होने के बावजूद भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लागू करने के लिए कमिटेड है। disagreements over issues such as visa quotas. हम यूके और इंडिया के संबंधों में एक नए गोल्डन एरा का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। India relations in भारत हाल ही के वर्षों में दुनिया के लिए इंजीनियरिंग ग्लोबल टैलेंट हब रहा है। मुझे लगता है कि यूके और यूएसए दोनों ही उस टैलेंट को टैप कर सकता है, UK and the USA could really tap into that talent because the क्योंकि इंडियन यूथ के माइंडसेट बदल रहे हैं। वो इन्वेस्टर्स बनना चाहते हैं, वो जॉब सीकर्स बनने के बजाय जॉब जनरेटर्स बनना चाहते हैं। rather than job seekers. The UK यूके एकमात्र ऐसी कंट्री नहीं है जो इंडिया के टैलेंट को अपने शोर पर अट्रैक्ट करने की उम्मीद कर रहा है। 4 out यूरोपियन कमीशन के अनुसार यूरोप में 10 में से 4 अडल्ट्स में बेसिक डिजिटल स्किल्स की कमी है। 2023 की शुरुआत में जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने भारत के टेक वर्कर्स के लिए वीजा रूल्स को आसान बनाने के प्लान की घोषणा की है, skilled labor to meet the demand. ये कहते हुए कि जर्मनी को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मांग को पूरा करने के लिए स्किल्ड लेबर्स की जरूरत है। हमारा व्यू ये है कि हम यूके में बैठकर वेट कर सकते हैं, मगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम एक रेस में हैं। हम कंसर्न है कि यूके में आना काफी एक्सपेंसिव लग रहा है। ये भी इस बात का हिस्सा है कि हम इस समय इंटरनेशनली इतने ज्यादा आकर्षक नहीं दिख रहे हैं। अगर आप एक स्किल्ड वर्कर के रूप में यूके आना चाहते हैं तो आपको और आपके स्पॉन्सर को $10,000 से ज्यादा पे करना होगा। दूसरी कंट्रीज की तुलना में जो कि साइंस और रिसर्च में लीड कर रहे हैं, उनकी एवरेज कॉस्ट $1,600 है। ये 500% का डिफरेंस है। 100% difference. In 2023 में यूके ने एक नया प्लान स्टार्ट किया जिसमें इंडिया से 3,000 युवा प्रोफेशनल्स को 2 साल के लिए कंट्री में आने और काम करने की अनुमति दी गई है। ये 2022 में एक शार्प रिवर्सल था जब यूके के होम सेक्रेटरी ने साउथ एशियन नेशंस के लिए बढ़ते वीजा के बारे में रिजर्वेशन एक्सप्रेस किया था, nations. क्योंकि मैं चाहती थी कि ब्रिटेन इमिग्रेशन पर कंट्रोल करे और ओवरऑल नंबर में कट करे। ऑफ कोर्स हम साइंस सुपर पावर एम्बिशन के लिए इमिग्रेशन पर भरोसा नहीं करना चाहते हैं। गवर्नमेंट के हमारे स्कूल के लिए मैथ पढ़ाने पर ज्यादा फोकस करने के साथ बहुत ज्यादा एम्बिशंस हैं much more focus on teaching math. और ये श्योर करने पर फोकस कर रहे हैं कि लोगों के पास डिजिटल स्किल हो, जो कि मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जिसकी इंडस्ट्री और पूरी दुनिया को काफी ज्यादा जरूरत है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इमिग्रेशन के मामले में बयानबाजी ब्रिटेन के लिए चीजों को काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रही है जब यहाँ टैलेंट को अट्रैक्ट करने की बात आती है? मेरे पर्सनल व्यू में मुझे ऐसा लगता है कि इससे हमें प्रॉब्लम हो रही है। मुझे लगता है कि हम इमिग्रेंट्स का वेलकम करते हुए नहीं दिखते हैं। तो यहाँ यूके में फॉरेन टैलेंट का आगमन कैसा होगा? Flux of overseas talent be received here in the UK. I've come मैं यहाँ ये पता लगाने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आई हूँ कि ब्रेक्सिट के बावजूद भी इमिग्रेशन ब्रिटिश पॉलिसीज में ज्यादा विवाद वाला टॉपिक क्यों बना हुआ है। जब गवर्नमेंट मुसीबत में होती है तो ब्रिटेन में इमिग्रेशन एजेंडे में बढ़ जाते हैं। Up in the agenda in Britain when governments are in trouble. प्रोफेसर डॉर्लिंग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक ह्यूमन जियोग्राफर हैं जो कि ब्रिटेन में सोशल इनइक्वालिटीज की स्टडीज कर रहे हैं। चलिए पहले इस बड़े विजन के बारे में बात करते हैं। यूके का एम्बिशन है कि वो एक टेक सुपर पावर बने। इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? 70 और 80 के दशक में ब्रिटेन ने अपना माइक्रो कंप्यूटर बनाया। जेरोक्स के पहले हमारे पास एक विंडोज सिस्टम था और एप्पल के पास था। Xerox had it and Apple had it. It all ये लगभग खत्म हो चुका था। इसे मार्केटिंग मोनोपोली और क्लेवरनेस के साथ बड़े पैमाने पर अमेरिका से खत्म कर दिया गया था। हाल ही के वर्षों में ईयू ने अमेरिका के बड़े टेक डोमिनेंस का मुकाबला करने के लिए कई कानून पेश किए, जिसमें होराइजन यूरोप नामक 95 बिलियन यूरो का रिसर्च और इनोवेशन फंड शामिल है। in Europe.
We've seen हमने देखा है कि यूरोपियन यूनियन बहुत ही तेजी से रिस्पॉन्ड कर रहा है और ये श्योर करने का ट्राई कर रहा है कि वो ईयू में उन एरिया में टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट दोनों को बनाए रखे। यूरोप इसे देख सकता है और इस तरह की मोनोपोलीज अच्छी नहीं है। Monopolies like this are not good, and that और ऑफ कोर्स फिर ये ईयू के अंदर सेम सर्विस के लिए एक मार्केट बनाता है। यूके को ईयू के 95 बिलियन यूरो होराइजन से कोई लाभ नहीं हुआ जब से कंट्री ने 2020 में ईयू को छोड़ा है। Left the European Union in 2020. But in terms लेकिन ओवरऑल फंडिंग के मामले में यूके अभी भी सबसे आगे है। यूरोप में जर्मनी और फ्रांस जैसे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर से भी आगे है। and France. The ब्रिटिश टेक इंडस्ट्री का वैल्यू $1 ट्रिलियन है, जिससे यूके यूएस और चाइना के बाद दूसरे वैल्यूएशन तक पहुंचने वाला तीसरा देश बन गया है। US and China. In 2022 में ब्रिटिश टेक कंपनीज $29.5 बिलियन तक बढ़ गया है, जो फ्रांस और जर्मनी के कम्बाइंड से भी ज्यादा है। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप और स्पिन आउट कंपनीज पर एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। based startup and spin-out companies. मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम यूके में उन कंपनीज को कैसे डेवलप करें ताकि वो वास्तव में यूके की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करें। The UK's GDP. The UK has all the ingredients to यूके के पास 2030 तक एक ग्लोबल टेक साइंस सुपर पावर बनने के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स हैं। कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप वास्तव में उस इनिशिएटिव के सेंटर में होगा। इसे धीरे धीरे और ऑर्गेनिकली करना ज्यादा बेहतर है और अपने स्कूल में लोगों को इस तरह से पढ़ाना जैसे कि कुछ लोग वास्तव में एंजॉय करते हैं और वो इस तरह से पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि आप बस अपनी उंगलियों से चुटकी बजाकर और मैजिक करके सिलिकॉन वैली नहीं बना सकते हैं। the Silicon Valley. यूजर 0J1PF ने कमेंट किया है, निश्चित रूप से इंडिया के पास टेक ह्यूमन रिसोर्स प्लस टैलेंट इकोसिस्टम है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी और टैलेंट दोनों है, लेकिन यूके की इस तरह की आधी अधूरी पहल और उनके अनस्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम पर डाउट होता है और मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिया यूके की हेल्प नहीं करेगा। अगला कमेंट है मिन क्वांग गुएन का। ये कहते हैं कि ये कोई अपराध नहीं है, लेकिन ग्रेटेस्ट चाइनीज चाइना में रह रहे हैं और चाइना को बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट इंडियन यूके और यूएसए में रह रहे हैं और उनकी कंट्री को बिल्ड करने में हेल्प कर रहे हैं। ये एक बड़ा डिफरेंस है। अब अगर यूएसए और यूके के पास इंडिया की तरह टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग लोग नहीं है तो इसमें भारत क्या कर सकता है? और जब यूएसए और यूके खुद ही भारत से हेल्प मांग रहा है और भारत ठहरा दिलदार कंट्री, और आपने वीडियो में तो देखा ही होगा कि पूरी दुनिया ये मानती है कि इंडिया में टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है, और ऐसा सिर्फ यूके और यूएसए का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मानना है। और रही बात चाइना की, तो उनका ब्रेन तो सीरियसली मुझे लगता है कि गधे से एक्सचेंज किया गया है, जो ये सोचते हैं कि 24/7 गधा मजदूरी करने से इनकी कंट्री ग्रो करेगी। और एक्चुअली में 24/7 काम करने और ग्रो करने में काफी ज्यादा फर्क होता है, और ये बात इन चिकन हेड चाइनीज को समझाना बहुत मुश्किल है। अगला कमेंट है लेक्चर्स फ्रॉम लीड्स का। ये कहते हैं कि हमें इंडिया की जरूरत है, वो रियली प्रोडक्टिव है और नए आइडियाज को सामने लाते हैं। वैसे इस फॉरेन कमेंटेटर ने तो बिल्कुल सही बात कही है। इंडिया में कितने क्रिएटिव माइंड्स हैं ये पूरी दुनिया जानती है। अगला कमेंट है बैडरिक का। ये कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि FTA कभी भी होने वाला है, क्योंकि ब्रिटेन में इंडियन एम्बेसी पर खालिस्तान के हमले के बाद डेफिनेटली FTA पर इसका असर पड़ेगा। अगला कमेंट है परवेज अहमद जलील का। ये कहते हैं कि मैं यूके में रहता हूँ और मैं किसी को भी यहाँ काम पर आने की सलाह नहीं दूंगा। अब जब यूके में रहने वाले यूके के बारे में ऐसी बातें कहेंगे तो फिर ये यूके के लिए तो गजब बेइज्जती है। अगला कमेंट है SSM का। ये कहते हैं कि पहले खालिस्तान और ISI पाकिस्तानियों जैसी एंटी इंडियन एक्टिविटीज के खिलाफ एक्शन लो। ये जाहिल खालिस्तानी पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं और एंटी इंडिया एक्टिविटीज का सपोर्ट करते हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिए हैं। ये लोग हमेशा इंडिया की इंसल्ट करते हैं, क्योंकि ये कल्चरलेस लोग इंडिया को अपने पैरों पर खड़ा होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। और अब यूके टेररिस्ट का हब बन चुका है, और अगर ये ऐसा चाहते भी हैं कि इंडिया यूके में अपने टैलेंटेड एम्प्लॉयज को माइग्रेट करे, तो इन्हें सबसे पहले उनकी प्रोटेक्शन का ख्याल रखना चाहिए। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। अगला कमेंट है अरित्र रॉय का। ये कहते हैं कि क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? अगर हम इसे बनाएंगे भी तो अपने लिए बनाएंगे, यूके के लिए क्यों बनाएंगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिया को यूके के बजाय पुणे, हैदराबाद, इन सभी सिटीज को सिलिकॉन वैली में डेवलप करना चाहिए। अगला कमेंट है जय प्रजैन का। ये कहते हैं कि भारत खुद को सिलिकॉन वैली में बदलने की काबिलियत रखता है और इसके पास सभी जरूरी इंग्रेडिएंट्स हैं। वैसे ये जो सवाल है कि इंडिया यूके की हेल्प करेगा या नहीं, इससे मेरे मन में सिर्फ एक ही जवाब आता है, निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी।
अगला कमेंट है क्लिप्स का। ये कहते हैं कि यूके बर्बाद हो गया है और उसे कोई भी नहीं बचा सकता। यूके अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए कंसर्न है और अब वो जानते हैं कि इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जो यूके की डूबती नैया को आसानी से पार लगा सकता है। इसीलिए यूके अब ग्रीडी डॉग की तरह इंडिया से हेल्प मांगने आ गया है और वो चाहता है कि इंडिया इनका साथ दे। वैसे आप सभी ने तो वो कहावत सुनी ही होगी, नेवर बी ग्रीडी, और वैसे भी डॉग्स तो लॉयल होते हैं, मगर हम यहाँ यूके की बात कर रहे हैं। अगला कमेंट है ऋत्विक का। इनका कहना है कि थैंक्स टू प्रोग्रेसिव साउथ इंडिया, जिसकी बदौलत भारत को दुनिया भर में पहचान मिल रही है। अगला कमेंट है बैंडिटॉन 100 का। इनका कहना है कि भारत हमेशा दूसरी कंट्रीज को अपना सबसे ब्राइटेस्ट शिप भेजने के लिए तैयार रहता है। यही तो रीजन है कि भारत को एक महान देश कहा जाता है, क्योंकि भारत बिना किसी स्वार्थ के सबकी हेल्प करने के लिए आगे रहता है और भारत के इसी भोलेपन का वेस्ट ने काफी ज्यादा फायदा उठाया है। और भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी का थीम भी वासुदेव कुटुंबकम रखा है, जिसका मतलब है द वर्ल्ड इज वन फैमिली। और भारत ये सिर्फ कहता ही नहीं है, इस पर अमल भी करता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।